बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन और मैं वो शख्स हूँ जिसने अपने तय शो में इमरान खान साहब का जो बैरूनी साजिश का बयानिया था उसकी डट कर मुखालफत की है पिछले 3 महीने से, जब से इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद बाहर सड़कों पर आए, जलसे किए, लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन उसके बावजूद मैं सबसे पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ ऑन दिस लैंडमार्क हिस्टोरिकल आउटस्टैंडिंग विक्ट्री दैट ही सिक्योर्ड इन द बाई इलेक्शंस इन पंजाब 2022। क्या कहा खान साहब ने आज, जरा सुनिए। हमारे ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत मसलत की गई। सबसे बड़ी बात यह कि अवाम ने ये पूछना शुरू किया, हम किसी और की गुलामी के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपनी कौम के अंदर वो शऊर और बेदारी देखी जो मैं अभी तक नहीं देखी थी, और मैं इसलिए खुश हूँ कि अब हम अल्लाह के फजल से एक कौम बनने जा रहे हैं। जिस तरह लोग निकले और जिस तरह फिर से ख्वातीन निकली, यानी घरों में इनकलाब आया, ये एक नया पाकिस्तान है। हर बार इस्तेमाल किया गया हमें इलेक्शन हराने का। पंजाब की हुकूमत के पास जितने भी तरीके थे हमें इलेक्शन हराने के, उन्होंने सारे इस्तेमाल किए। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद, जैसे कि मैंने कहा, और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी फॉलोअर्स हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के जितने भी टाइगर्स हैं, उनकी कुछ ख़ास मोहब्बत है मुझसे जो नफ़रत में बदल जाती है, और उसके बाद फिर वो मेरे बारे में कैंपेन भी कर देते हैं, कुछ अजीबोगरीब बातें भी कर देते हैं, कुछ ख़बरें भी कल अजीब सी फैलाई कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत के बाद बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल का दौरा पड़ा, जिससे वो इंतकाल कर गए, डॉक्टर्स ने तस्दीक कर दी। तो इस तरह की बातें क्योंकि की जा रही थी, तो मैं इस वजह से मुबारकबाद दे रहा हूं कि हम बड़े खुले दिल के लोग हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इमरान खान साहब से हमने भी सीख लिया है कि घबराना नहीं है। तो खान साहब अगर जीते हैं, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने विक्ट्री लिया, तो उसके लिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। बावजूद इसके, हालांकि मुझे अभी भी ये लगता है कि जो रूलिंग आई थी डेप्यूटी स्पीकर की, आर्टिकल 5 को बुनियाद बना के उन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया था, वो गलत थी। मुझे अभी भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अदूली जो हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, स्पीकर की तरफ से, जिन्होंने वोटिंग नहीं कराई थी तहरीक अदम एतमाद पर, वो गलत थी। मुझे अभी भी लगता है कि इमरान खान साहब ने बैरूनी साजिश का जो नैरेटिव बिल्ड किया, उससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा, वो गलत थी। लेकिन उसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान का बयानिया अवाम में बिक गया। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मैं आज भी कह रहा हूँ, और अगर इसी तरह से सिचुएशन रही तो फिर मैं आगे भी कहूँगा। ये इस कौम ने मान लिया है, क्योंकि खान साहब ने कहा ना, डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को कहा और फिर उस एम्बेसडर ने हम तक ये खबर पहुँचाई, और उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया पाकिस्तान में, वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इसको हमने ये मानना है कि डोनाल्ड लू ने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दो, तो डोनाल्ड लू ने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ये इसको हमने माना है कि इस 22 करोड़ के मुल्क में, इस न्यूक्लियर पावर में, इस फौज के साथ, इस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, और वो गौरी और जितने भी मिसाइल्स हमारे पास हैं, और वो जितना भी हमारा डिफेंस है जिसके ऊपर हम 1400 अरब का बजट खर्च करते हैं हर साल में, उसके बावजूद डोनाल्ड लू, एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो अफसर था अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट का, उसने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन होना चाहिए, और वो हो गया। ये मान लिया, ये कौम ने मान लिया। इमरान खान का बयानिया जो कि बिक गया। अच्छा, अब ये बिक गया है, और उसके बाद फिर इलेक्शंस में उसके नताइज भी हमारे सामने आए हैं। सही है, गलत है? मैं तो शुरू से कहता हूँ कि गलत है, लेकिन लोगों को लगता है सही है। उन्होंने कहा जी खान साहब ने बिल्कुल बैरूनी साजिश हुई है, खान साहब को हुकूमत से निकाला गया है, लोकल उसके मोहरे भी थे, फिर वो मीर जाफर, मीर सादिक की बात करते रहे। DGISPR ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया में बहुत सारे लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यू हैव टू एडमिट द पावर ऑफ द नैरेटिव ऑफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिन्होंने जलसों में जाकर कहा कि ऐसा है, और कौम ने माना कि ऐसा है। कम से कम इन 20 ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से तो यही लगता है ना। और फिर ओवरऑल अगर आप देख लें, लेट्स बी ऑनेस्ट, बाकी भी आप चीज़ें देख लें, अब इमरान खान साहब को जब ये सीटें मिल गई, और मैं तो नहीं, मुझे नहीं लगता दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, जहां पर हुकूमत वक्त के होते हुए ऑपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात जो इस पैमाने पे हुए 20 सीटों पर, और स्वीप कर जाए, ऑपोजिशन पूरी स्वीप कर जाए, तो अभी शॉर्ट ऑफ जनरल इलेक्शन इमरान खान को क्या सेटिस्फाई करेगा? मुझे तो लगता है कि अब खान साहब और ज्यादा पैशनेट होंगे कि फौरी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए। उन्हें नजर आ रहा है कि मैं तो शायद 2/3 मेजॉरिटी ले सकता हूँ।
और उसके बाद हो सकता है कि वो सदारती निज़ाम के बारे में सोचे, क्योंकि पीटीआई के कुछ लोगों की तरफ से माजी में भी इस तरह की बातें हमारे सामने आई हैं। तो हो सकता है इमरान खान साहब अब ये देख रहे हो कि फौरी तौर पर जनरल इंतखाबात, उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी, उसके बाद सदारती निज़ाम, हो सकता है सब कुछ एग्जीक्यूट भी हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान इस मुल्क के साथ करेंगे क्या, वो इमरान खान का इम्तिहान है। और वो तब शुरू नहीं होना, वो अब से शुरू हो गया है। लोगों को लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को कि मेरा इमरान खान से कोई मसला है, मुझे इमरान खान से कोई तकलीफ है। मुझे इमरान खान से कोई मसला नहीं है, मुझे इमरान खान से कोई तकलीफ नहीं है। मुझे इमरान खान के गलत फैसलों से तकलीफ है, माजी में जो किए, मौजूदा दौर में किए, और आगे भी अगर कोई गलत फैसले करेंगे तो मैं उन पर तनकीद करूंगा। अगर इमरान खान साहब खुद मान सकते हैं तो मैं भी ये कह सकता हूं ना। और अगर मैंने मानना ही नहीं है, मैंने ये मान लेना कि इमरान खान से गलती हो ही नहीं सकती, तो फिर उससे बेहतर है कि मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा अपने यहाँ पर लगा कर कहूँ कि नारा लगाऊं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। बट आई एम a journalist, an anchor person. I have to identify where the wrong is. अब उसमें किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, वो अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल हकायक जो हैं उसको रिपोर्ट करते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि वो मजहबी तौर पर भी ये बात है ना कि किसी की, मेरी तो कोई, मैंने कहा जैसे मुखालफत नहीं है, लेकिन किसी की मुखालफत तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम उसके बारे में गलत बात फैलाना शुरू कर दो। तो ये मैं अपने व्यूअर्स के साथ वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स मेरे हवाले से कुछ भी कहते रहे, लेकिन उसके बावजूद जहां पर मुझे मेरिट्स पर लगा कि इमरान खान दुरुस्त है, वहां पर मैं बोलूंगा कि इमरान खान दुरुस्त है। और जहां पर मुझे लगा कि इमरान खान गलत है, फिर आप जो मर्जी कहें मेरे बारे में, मैं बोलूंगा कि यहां पर इमरान खान गलत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स के हवाले से कहना, जब हमारी हुकूमत गिराने जा रहे थे तो मैंने और शौकत तरीन ने पूरी कोशिश की आगाह करने के लिए। इस वक्त अगर ये गवर्नमेंट गिराई गई तो जब सियासी अगर बुरहान आया तो माइशत नहीं संभाली जाएगी। हमने ये आगाह किया। वो लोग जो रोक सकते थे इसको, जो पैसा इस मुल्क का चोरी हुआ है, जो ये लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं, इनका माफ होने जा रहा है, और इसलिए वो आए थे, केसेस अपने खत्म करवा रहे हैं। ये होना ही था जो हुआ है। जब तक सियासी बुरान ख़त्म नहीं होगा ये माइशत अब और मज़ीद नीचे जाएगी, और मुझे ख़तरा है कि उधर ही ना पहुंच जाए कि सबके हाथ से ही निकल जाए। अच्छा, अब कुछ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में मैं अभी देख रहा था, कुछ एंकर्स कह रहे थे और बड़े सीनियर एंकर्स से कह रहे थे कि देखें जी, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद कि उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हम शाबाशी देते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा खुले दिल के साथ कंसीड किया है, चलो बहुत अच्छी बात है। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को भी क्रेडिट देना बनता है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल रहे, जिस तरह से इमरान खान साहब। मैं समझता हूँ कि अगर कोई क्रेडिट देना बनता है तो वो इमरान खान को देना बनता है, क्योंकि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक कैंपेन चलाई थी। और क्या कहते रहे हैं वो सुन लो। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहे इस पर। एक्स और वाई को सिर्फ ये करना है कि वो कुछ ना करें। जिम्मेदारों का काम है कि पाकिस्तान की दफा करें, ये नहीं कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर तबाही करें पाकिस्तान की। न्यूट्रल जो है वो ज़रा न्यूट्रल ही रहे, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारी इत्तला के मुताबिक न्यूट्रल नहीं है। इतनी शिद्दत के साथ इमरान खान और उनके साथियों ने ये नैरेटिव बिल्ड किया कि लोग बहुत सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि आखिरी टाइम पर जाकर कोई नताइज ऊपर नीचे हो जाए, इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे हैं। लेकिन इतनी शिद्दत के साथ ये नैरेटिव बिल्ड हुआ कि फिर हमने देखा कि किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन नहीं हुई, और इसका क्रेडिट इमरान खान को देना बनता है कि उन्होंने इतनी शिद्दत के साथ एक नैरेटिव बिल्ड किया कि उसके बाद फिर हमने देखा कि एक साफ शफाफ इंतखाब हुआ और उसके नतीजे में इमरान खान वो सीटें जीते। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर मैं आपसे बात करूं तो उनकी जो मिस कैलकुलेशन थी ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, मरियम नवाज़ साहिबा मुख्तलिफ जलसों में क्या कहती रही हैं। आपको पेशगी मुबारकबाद देती हूँ। 17 जुलाई को होने वाला इलेक्शन आप अल्लाह ताला के फजलो करम से जीत चुके हैं। 17 जुलाई को झंड के हर कोने से शेर की आवाज आनी चाहिए। पंजाब की अवाम तुम्हारी सियासत को इंशाअल्लाह 17 जुलाई को दफन करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे इंशाअल्लाह पूरा यकीन है कि 17 जुलाई को मुल्तान में शेर धाड़ेगा।
तो ये मिसकैलकुलेशन थी मरियम नवाज़ की। और राना सनाउल्लाह जो कि अभी पोलिंग का 1 घंटा बाकी था, तो उस वक्त ये कह रहे थे बाकायदा तौर पर कि ये ज़िमनी इंतखाब नहीं है बल्कि ये मिनी जनरल इलेक्शन है, यानी कि इतनी इंपॉर्टेंस है इस इलेक्शन की कि उन्होंने कहा कि मिनी जनरल इलेक्शन है, ज़िमनी इंतखाब से बात आगे बढ़ गई है। क्या कहा राना, सुने। आज का जो ज़िमनी इलेक्शन है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये ज़िमनी इलेक्शन इसे ना कहा जाए, इसे मिनी जनरल इलेक्शन अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये अब मिनी जनरल इलेक्शन का रूप जो है वो धार चुका था इलेक्शन कैंपेन में भी, और आज का जो टर्न आउट और आज का जो लोगों का जोशो खरोश है उसके पेश नज़र भी। तो अगर ये ज़िमनी इंतखाब नहीं था और मिनी जनरल इलेक्शन था, जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब खुद फरमा रहे थे, तो फिर वो ये भी मानेंगे कि मिनी जनरल इलेक्शन इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया। लेकिन बहरहाल बड़ा दिल करते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक ने किस तरह से शिकस्त को कंसीड किया। अवाम के फ़ैसले को तस्लीम करते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह अवाम के फ़ैसले को तस्लीम करेंगे। आज की शिकस्त फातहाना है, ये खेल का दी एंड नहीं है कि ये नताइज बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और पंजाब की सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार थे। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्जिया निगार सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब ने। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बुखारी साहब, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इलेक्शंस इस तरह से हारी, तो क्यों हारी, कैसे हारी, कहाँ पर गलतियाँ हुई, कोई कैंडिडेट्स का गलत चुनाव था, लेकिन इससे पहले कि हम इसके ऊपर आए, बुखारी साहब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये नतीजे आएंगे? बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर, मुझे आज पता चला है कि यू आर ए मास्टर ऑफ द गेम। आपने जो कुछ अब तक कह दिया है उसके बाद किसी एनालिस्ट में या मेरे जैसे नातजुर्बाकार आदमी में इतनी जिसारत ही नहीं है कि मैं इसमें कुछ ऐड कर सकूं। हर पहलू आपने इसका टच कर सर, आपसे इतना सीखते हैं, उस पर आपने कमेंट भी आपसे सीखते हैं सर, आपसे सीखते। अच्छा, मेरा कॉम्प्लीमेंट तो रजिस्टर करें ना, मेरा कॉम्प्लीमेंट तो रजिस्टर करें, इट शुड बी वेल रिसीव्ड। एनीवे सर, देखिए जनाब, गुजारिश है 2-3 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये विक्ट्री हिस्टोरिक है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, इसलिए कि पंजाब के बारे में जो दावा PMLN का था कि ये हमारा गढ़ है, ये हमारा हब है, ये लाहौर के हवाले से उन्हें ये यानी इशारा किया जाता था कि तख्ते लाहौर है, उसकी तो ऐसी तैसी कर दी है इमरान खान साहब ने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ है और किस चीज़ ने इमरान खान साहब को इतनी यानी फौकियत दिलवाई है, वो दो बातें हैं। 2 बयानिए लेके वो चले थे, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट और दूसरा एंटी अमेरिका। दोनों ही बयानिए ऐसे हैं जो पाकिस्तान की अवाम की साइकी में बहुत फिट बैठते हैं। माहौल चाहे कोई हो, हुक्मरान चाहे कोई हो, मिलिट्री डिक्टेटर हो, सिविलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, इन 2 बयानियों ने जिसने भी जुर्रत की है कभी इसको अपनाने की, उसको पजीराई मिली है। द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन कोट इज़ भुट्टोज़ एरा, उनका इमर्ज करना, उनका वर्ल्ड लीडर बनना और सारे कुछ के बीच में यही 2 बयानिए थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी खैर जान भी दी। लेकिन क्योंकि अगर आप रिकॉल करें तो जितने भी सिंबल्स थे दुनिया में एंटी अमेरिकनिज्म के, उनमें से शायद एक भी अपनी तबई मौत नहीं मरा है, चाहे वो सुइकार्नो थे, चाहे वो बनबेला थे, चाहे वो कर्नल गद्दाफी थे, चाहे वो बेपनाह नाम मैं ले सकता हूँ, कम से कम 2 दर्जन नाम तो मैं ले सकता हूँ आपके सामने। एनीवे, अब मुश्किल मुझे एक पेश आ रही है, वो ये कि क्या इमरान खान साहब अपने इस बयानिए से जुड़े रहेंगे और जो 2023 का या उससे पहले जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें ये बयानिया रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं इसके बारे में 2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो एक, बैरिस्टर साहब इस तमाम तर बयानियों के साथ, इस पूरी कैंपेन के साथ वो एक बात और तसलसल से कहते रहे हैं कि बड़ा लीडर वही होता है जो यू टर्न ले। अब अगर कल को मुझे खान साहब ये बताएंगे कि मुझे IMF के पास दोबारा जाना पड़ रहा है, हमें अमेरिका से बना के रखनी पड़ेगी इसलिए कि इस खित्ते में उनके बगैर गुजारा नहीं होता, तो ये उनकी वही मास्टरी है जिसके ऊपर वो अपने किए हुए तमाम वादे, अपने किए हुए तमाम दावे भूल गए हैं। मैं ज़्यादा कुछ याद कराना नहीं चाहता हूँ, जनूबी सूबा कहाँ गया, 50 लाख घर कहाँ गए, 1 करोड़ नौकरियाँ कहाँ गई, वगैरह वगैरह वगैरह, एक लंबी तारीख है। और अड़े इन कमाल कॉन्फिडेंस के साथ खान साहब ने इस हर एक इशू के ऊपर यू टर्न लिया है। सो आई वुड रादर ब्रांड हिम एज ए मास्टर ऑफ द यू टर्न्स।
अब अगर तो वो यू टर्न्स लेते हैं तो क्या उनकी जमात को और उनको वही पजीराई हासिल रहेगी आने वाले इलेक्शन में या नहीं, इसका मैं जज नहीं हूँ। ये मैं छोड़ता हूँ उस वक्त के ऊपर और आने वाले वक्त में आप देखेंगे। लेकिन मैंने आपको याद दहानी करा दी है कि उनका ख्याल ये है कि दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ए लीडर टू टेक यू टर्न्स। अब आ जाए जनाब PMLN के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। PMLN ने एक तो जिसको कहते हैं ना पंजाबी ज़बान है ना, ईजी लगता है वो मेरे ख्याल से वो उनका ख्याल ये था कि जो ये तासुर है कि उनकी मिथ है पंजाब में, इट विल स्टिल वर्क्स और आराम से हम इसमें से 15-20 सीटें ले जाएंगे। और ख्वाब जो है खान साहब का पंजाब में दोबारा हुकूमत में आने का, उसका हम बेड़ा गर्क कर देंगे, जो कि नहीं हुआ। पहली बात तो यह है कि हुकूमत लेने की जल्दबाजी का जो मुजाहरा किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से ख़ास तौर से और पूरी PDM की 12 पार्टियों की तरफ से अमूमन, वो डिज़ास्ट्रस डिसीजन था। जिस मुश्किल मुसीबत का इनके बकौल इन्होंने सामना किया है वो सब कुछ आईने की तरह सामने थी कि IMF से मुआहदा होगा तो कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उस वक्त के अब 10 साल के बच्चों को पता नहीं था, लिहाजा इनको ये पता था कि हमारे साथ ये होनी है। सो दे टुक रॉन्ग डिसीशंस। उन्होंने जिस जल्दबाजी में 10 दिन के गैप से 70 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी और उसके बाद ये वो तवक्को रखें कि इसको आवाम हज़म कर जाएगी और इससे किसी को कोई फ़र्क पड़ने नहीं जा रहा, ये वो डिज़ास्ट्रस डिसीजन था। दूसरी तरफ अगर आ जाए तो पंजाब में जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट को हैंडल किया, जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट साजी की, उन सारी चीज़ों को अगर आप रिकॉल करें तो आपको पता लगेगा कि फ्लॉज थे, इसलिए वो वर्नरेबल गवर्नमेंट थी। हमजा शहबाज शरीफ साहब को वहलफ उठाए भी 1.25 महीने होने वाले हैं, लेकिन वो एक दिन के लिए भी अपने आप को इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर साबित नहीं कर सके। अब आ जाए जनाब एस्टेब्लिशमेंट का रोल, और ख़ास तौर से एक और बात जो इमरान खान साहब कंसिस्टेंटली पिछले 6 साल से कहते आ रहे हैं और इस साल में उसमें शिद्दत आई, वो है इलेक्शन कमीशन को टारगेट करना। आप देखें, उन्हें टारगेट अपना जारी रखने के लिए, यानी हमलावर होते रहने के लिए, ये कहना पड़ा कि जिस इलेक्शन को पूरी दुनिया कह रही है, पूरे एनालिस्ट कह रहे हैं, पूरी पार्टियां कह रही हैं कि ये शफाफ हुआ है, इसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हुई है, खान साहब कह रहे नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो इसमें तबाही कर दी है। और वो क्यों कह रहे हैं बैरिस्टर, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, इसलिए कि डिसीजन महफूज हुआ है, फैसला महफूज हुआ है उनकी फॉरेन फंडिंग केस पे। लिहाजा इस वक्त फुल फोकस जा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। पूरी उनकी पार्टी, उनके दोस्त, उनके हमनवा जो भी हैं, वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट किए हुए हैं। यही उनका कमाल है। इसी पर उन्होंने अब तक जो कुछ अचीव किया है वो किया है। सर, अब इसमें वो कामयाब होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे? जी सर। जी भाई, मतलब कि अब इमरान खान जो है, आप देखिए ना बुखारी साहब, इमरान खान इस वक्त खुद कफील है, उसे लगता है मैं खुद कफील हूँ। वो अकेला बाहर निकला है, दूसरी तरफ PDM की 12 जमातें हैं और वो उसे नज़र आ रहा है कि मैं तो इन सब पर भारी हूँ। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ठीक आप कह रहे हैं कि कैंपेन हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन उनके अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो समझते हैं कि नहीं, हम नहीं कंसीड करें। मे बी उन्हें ये लगता हो कि अभी हमें ये इलेक्शन देने के बाद अगले इलेक्शन में फिर कोई गड़बड़ हो जाए हमारे साथ और फिर कहें कि देखें जी, पहले आप जीत गए थे तो आपके लिए इलेक्शन कमीशन ठीक था, अब आप हार गए, अब आप उंगली उठा रहे हैं। तो उन्होंने शायद एक परमानेंट डिसीजन ले लिया है कि हमने इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मानना, हम इसके अंडर नहीं समझते हैं कि एक फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकता है। बहरहाल वो अपनी जगह पे। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बुखारी साहब, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बयानिया बिल्ड किया इमरान खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद, जिन टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से वो सामने आए, जिस तरह से इमरान खान के सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और बड़ी अहम शख्सियात के हवाले से बातें की हैं, फिर एक मिलिशियस कैंपेन भी चली है जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसके खिलाफ मैंने भी बात की, आपने भी बात की। इमरान खान साहब ने खुद उसको ऑन नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते सोशल मीडिया के ऊपर किसी को। अब शॉर्ट ऑफ दैट कि अगर वो मिलिशियस कैंपेन को हम माइनस कर दें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की दोबारा कोई मामला तय हो सकते हैं मिसाल के तौर पे, या फिर पंजाब देने के बाद इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या कोई डील कर सकते हैं, और क्या इस्टेब्लिशमेंट उन्हें मनाने में ये कामयाब होगी कि जी नवंबर तक आप वफाक में शहबाज साहब की इत्तेहादी हुकूमत को ही रहने दें और उसके पंजाब आपके पास है, KPK आपके पास है। क्या इमरान खान साहब इत्तफा करेंगे, या फिर अब उन्हें जनरल इलेक्शन चाहिए कम व्हाट मे बिफोर नवंबर? क्या होने जा रहा है?
देखिए, पहली बात तो यह है कि जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, इमरान खान साहब, जो मैंने आपको दानिस्ता याद दिलाई थी बात, वो उनकी जो लीडरशिप की क्वालिटी बताते हैं यू टर्न की। इमरान खान हैज़ द कैपेसिटी टू गो बैक ऑन हिज वर्ड और ये कहें कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, हालात का तकाजा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और हम ऑन बोर्ड हों, और कोई बईद नहीं है कि वो बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करें, पब्लिक रिक्वेस्ट करें कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। ये वो कोशिश तो करेंगे, लेकिन दो एक चीज़ों के बारे में मैं बड़ी कन्विक्शन से ये कह सकता हूँ कि एक तो ज़ख्मी सांप और एक ज़ख्मी से शेर, और तीसरा ज़ख्मी एस्टेब्लिशमेंट, ये माफ़ नहीं करते हैं किसी को भी। ये मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको। माजी उठा के देख लीजिए, हमारी जो 76 साल 75 साल की चेकर्ड हिस्ट्री है, उसमें किसी ने किसी को माफ़ नहीं किया है। ना नवाज शरीफ को 3 दफ़ा माफ़ किया गया। मैं ये वसूख से इसलिए कह रहा हूँ कि या तो खान साहब को अपने इस नैरेटिव को दफन करके वापस उनके साथ जाके इक्वेशन बनानी पड़ेगी, या फिर किसी भी आने वाले जनरल इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री का ख्वाब तर्क करना पड़ेगा। ये हकायक है ज़मीनी, इससे मुफर मुमकिन नहीं है। अब वो क्या करने जा रहे हैं, क्या ऐसा वो करेंगे? मेरा ख्याल से पहली कोशिश उनकी ये होगी अभी तो हुआ इलेक्शन कमीशन को कहा जाए। बुखारी साहब जी, मैं आ रहा हूँ। बुखारी साहब मैं आ रहा हूँ, अभी तो हुआ। अभी देखें ना, अभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला ठीक नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है ज़मीनी इंतखाब में उन्होंने। मैंने इसके साथ साथ आपको क्वालिफाई किया कि एज फार एज पंजाब इज बाई इलेक्शंस आर कंसर्न, ओके, इट हैज़ वर्कड हियर। इट हैज़ वर्कड बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। ए, खान साहब ने कैंपेनिंग और इलेक्शन कैंपेन बहुत कमाल की चलाई है। मैं ये हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि मरीम नवाज़ ने जलसे अच्छे नहीं किए, उन्होंने भी किए होंगे, लेकिन इमरान खान की वो कैंपेन है पूरी इलेक्शन की, अगर आप उसको उठा के देखें, ही वर्कड वेरी हार्ड। और इस वक्त इस नैरेटिव्स ने, जो 2 नैरेटिव्स मैंने कहा है, दे हैव वर्कड, बट आर दे गोइंग टू वर्क फॉर ऑल टाइम्स टू कम? इस पर मेरी रिजर्वेशंस हैं। पंजाब में अब जो मैसेज है पंजाब के लिए का, जी प्लीज प्रोसीड। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2 शॉट्स हैं मेरे पास इमरान खान साहब के। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद उन्होंने रखी थी और नई नई सियासत शुरू की थी, तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो तब क्या कहते थे, और फिर हुकूमत में आने के बाद उनकी जो पॉलिसी रही उसके हवाले से अभी हाल ही में उन्होंने क्या कहा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बाद फिर इसके ऊपर तज्जिया करते हैं। पहले पुराना शॉट दिखाएं आपका, जब नए नए सियासत में आए थे, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या कहते थे। अच्छा, फिर उसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए 2018 में। फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब का तर्ज़ हुकूमत इस तरह से नहीं था जिस तरह से वो क्लेम कर रहे थे। वो कैसा था वो मैं नहीं बोलता, वो इमरान खान साहब खुद बोल रहे हैं, ये भी सुन लें। बहुत चीज़ें मैं और कर सकता था, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। अजाब से गुजरे हम। तो उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूं तो एजेंसीज को कहना पड़ता था कि इत्तेहादियों को असेंबली में लेकर आओ, हमें ज़रूरत है। तो यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो ये कह रहे थे कि मेरे हाथ बंधे ना हो, मैं एस्टैब्लिशमेंट का पपेट ना हूं। उसके बाद फिर उन्होंने खुद अब ये तस्लीम कर रहे हैं कि एक तरह से पपेट बने रहे हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं। बुखारी साहब हमारे साथ हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ होंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी हमारे साथ होंगे। असद उमर साहब ने शहबाज साहब के हवाले से और इन इलेक्शंस के हवाले से आज बात करते हुए क्या कहा, ये सुने। शहबाज शरीफ तो बुनियादी तौर पे इसके बाद इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं, और यह भी वो शहर इस्लामाबाद जो 2 तिहाई तहरीक इंसाफ का है। अब तहरीक इंसाफ से ज़्यादा उनकी ये ज़रूरत बन गई है कि एक नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को ले जाया जाए। तो वो कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की ज़रूरत है कि आम इंतखाबात की तरफ चले जाएं, और शायद किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने इसमें से गेन क्या किया है। असद उमर ने परवेज़ इलाही के हवाले से क्या कहा, ये भी सुन लें। अब 22 जुलाई को एक रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। 22 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे, और ये कह रहे हैं कि 22 जुलाई को परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे। लेकिन कुछ देर पहले अता तारड़ साहब कुछ दिन पहले क्या फरमा रहे थे परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला बनने के हवाले से, ये भी सुने। परवेज़ इलाही साहब का दिल है कि जब तक मैं वज़ीर आला नहीं बनता ये इलेक्शन मुलतवी किया जाए। परवेज़ इलाही साहब क़यामत का इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप शायद क़यामत तक वज़ीर आला ना बने अगर अल्लाह ने चाहा। इरशाद भट्टी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद
आपकी पार्टी ने बड़ा स्वीप किया है ज़िमनी इंतखाबात में, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। अगर आपने इसको मेरी पार्टी बना दिया है तो मैं ओन कर लेता हूं सर। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। पूरे इमरान खान को मुबारक, पूरे पाकिस्तान को मुबारक। नहीं, बयानिए को आप सपोर्ट कर रहे थे ना, बयानिए को सपोर्ट कर रहे थे आप। सर मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया है, जिन्होंने तब्दीली को सपोर्ट किया है, जिन्होंने जो खड़े रहे इमरान खान के साथ। और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इमरान खान साहब पे तनकीद की जब हुकूमत में है। और जो भी तब्दीली का नारा मारेगा मैं उन लोगों में से हूँगा जो उनके साथ खड़े होंगे। और ये फ़ख्र की बात है मेरे लिए कि मैं अपनी बिसात, अपनी ताकत के मुताबिक हिस्सा डालता रहता हूँ। मेरी वरना क्या औकात, क्या हैसियत, लेकिन इसके बावजूद हिस्सा डालता रहता हूँ। मैं तो हर चीज़ ओन करता हूँ क्योंकि ये कहना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल मैं इस बात का शाहिद हूँ कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान पर जितनी तनकीद मैंने की है उससे ज़्यादा आपने की है। मैं खुद इस बात का शाहिद हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। जी फरमाइए। तो भट्टी साहब ये हुआ क्या है? तो सर ये आपको तो वक़्त थी ऐसे हो जाएगा? नहीं, मैं उन लोगों में भी से नहीं था जो कह रहे थे कि 2-4 सीटें इमरान खान ले जाएगा। जो अभी अता तारड़ साहब जो ये वो एक हाथ में कानून की किताब दूसरे हाथ से उंगली दिखा रहे थे, और जिनके ख्याल में ऊन चौधरी वो अमीरों की महफिलों में ड्रग्स सप्लाई करता था, जो आप दे रहे, ये अता तारड़ साहब वाला भी मेरा नहीं था। 2-4 वाला मैं समझता था कि हो सकता है ज़्यादा चांसेस है हमजा शहबाज 9 सीटें गेन कर ले और हुकूमत बचा जाएं। लेकिन मुझे ये तवक्को नहीं थी कि भुट्टो साहब के बाद इमरान खान यूं आके उस पंजाब में जिस पे राजा रंजीत सिंह के बाद हाउस ऑफ शरीफ ने ज़्यादा हुक्मरानी की है, लाहौर में और उनके गढ़ में और उनके घर में ऐसा हराएं, ऐसी मुझे तवक्को बिल्कुल नहीं थी। और लेकिन ये क्या हुआ है, इसमें आप इमरान खान का बयानिया अनडाउटेबली झूठा है, सच्चा है। आप एग्री करें आप ना करें, जिस तरह वो कहते हैं मुझे निकाला गया, जिनको लाया गया वो लोगों ने बाई किया। ये क्या हुआ, ये लोटा क्रेसी और मुनहरफ अराकीन, उनको आवाम ने कबूल नहीं किया, और कुछ हलकों में नून लीग वालों ने नून लीग को वोट नहीं डाले। और ये क्या हुआ, ये जरदारी साहब, मौलाना साहब, नवाज शहबाज इकट्ठे जब खड़े हों तो लोगों ने कबूल नहीं किया। मुझे तो कभी भी कबूल नहीं होता कि जिस तरह जो इनका माजी है, जो अब हाल है। और ये क्या हुआ, ये शहबाज शरीफ वालिद साहब मरकज़ में और बेटा हमजा शहबाज पार्टी में, और पार्टी मरियम नवाज़ और चलाए नवाज शरीफ और सलमान हुसैन सऊदी अरब से तुर्की तक साथ हुई। एक फैमिली जो की सियासत थी, इन्होंने अनफॉर्चुनेटली से सबक नहीं सीखा कि और भी लोग हैं पार्टी में, उसको कोई कबूल नहीं किया। ये क्या हुआ, ये 3 माह की कारकर्दगी, जो अहल थे, तजर्बाकार थे, लाइक थे, उनका कोई प्लान ना निकला, कोई मंसूबा नहीं, कोई विजन ना निकला। ये क्या हुआ, जो आते ही इन्होंने तरमीम कर दी, नैब तरमीम, इलेक्शन तरमीम, और अब नवंबर की तकर्री के लिए बैठे हुए हैं। तो और महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत उनकी प्रायोरिटी नहीं था। ख़ुद उन्होंने कहा कि हम इसलिए आए, इसलिए भी आना ज़रूरी हो गया था कि नवंबर दिसंबर में इमरान खान साहब ने हम सारों को अंदर कर देना था। तो ये सारा, ये इसके अलावा बड़े छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, बैड ऑप्टिक्स है जो वो हुआ, उसका इमरान खान साहब ने फ़ायदा उठाया। और हुकूमत में आकर मैं हैरान हूँ कि मिला क्या इन्होंने, इनको सारी नालायकी, सारी नाअहली, सारी बैड गवर्नेंस जो महमूद खान से उस्मान बुज़दार तक थी, वो सारी इन्होंने अपने सर ले ली, वो आज सारी हलाल हो गई। और जो सारी करप्शन कहानियाँ थी वो हमें सुनाई, जो हमने भी सुनाई कि तौंसा के बुज़दार और गुजरांवाला के एहसन जमील गुज्जर और मानिका फैमिली, उनकी 3 ऑडियो सुनाकर 3 महीनों में कुछ भी ना, कोई एक मुकदमा नहीं, कोई FIR नहीं, कोई कुछ नहीं, वो भी एक तोशा खाना, और इन्हीं में चक्रों में पड़े रहे। और वोट को इज्जत दो, जो इनका सबसे बड़ा बयानिया था, जो इनका सेल हो रहा था बयानिया, वो इन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया। छीना ग्रुप, अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, यानी ये क्या, मुझे समझ नहीं आती क्या। और फिर ये जो इनकी तजर्बाकारी, इनकी अहलियत, इनकी काबिलियत का एक भरम था, वो इन 3 महीनों में निकल आ गया। शहबाज स्पीड जो थी वो इन 3 महीनों में सामने आ गई। और मेरे सवाल हैं 2-3, अगर ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप अदम एतमाद क्यों लाए थे? चलो ये तो मुझे समझ आती है कि ये 2-3 वजह थी, इनके अलावा आप
तो कहते थे हम इस वजह से नहीं ला रहे, तो वो क्यों लाए? और अगर लाए तो उसी जाली असम्बली, उसी झरलोज़दा असम्बली जिसमें आप कहते थे इस हमें कबूल नहीं, उससे आप उसमें बैठने के बजाय फ्रेश इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं गए? और उस वक्त इमरान खान हो सकते इतने पॉपुलर ना होते। फिर है कि पंजाब हुकूमत इस तरह क्यों बनाई, यानी ये जो दूसरों के मैंडेट से क्यों बनाई आपने? फिर ऊपर बाप नीचे बेटा क्यों बिठाया? फिर इतने बैड ऑप्टिक्स क्यों किए? फिर इतनी कन्फ्यूजन क्यों थी? तो अब क्या मिला? अब आपको क्या मिला इस सारे चक्कर में, इस सारे में? आज आप देख लें कि क्या है। कभी कोई आपने आप बुखारी उस्ताद सलीम बुखारी साहब साथ हैं अगर, और आप भी हैं, बाकी भी, तो कभी ऐसे हुआ है कि एक बंदा इक़्तिदार से निकले, वो बंदा जिसको जब हुकूमत के आखिरी दिनों में था तो हम सोच रहे थे कि 10 सीटें लेंगे, जब अगर फ्रेश इलेक्शन होंगे 11 हो जाएंगी, ये तो अपनी इस तरह हो जाएगा। क्या किया आपने कि उनके सारे गुनाह बख्शवा दिए? क्या किया आपने कि आप सारे टोकरे खुद उठा लिए? क्यों? अफनानुल्लाह साहब से पूछते हैं, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन बिफोर आई गो टू हिम, भट्टी साहब आपने मेरी बात का बुरा नहीं मनाना। भट्टी साहब को मेरी आवाज जा रही है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैंने कहा जब आपने मुबारकबाद दी ना, तो मैंने समझा कि आप मुझे मैंने समझा कि आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं हज की, तो हज की मुबारकबाद, लेकिन आपने इलेक्शन जीतने की दे दी, दोनों खुशियां हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने बिल्कुल मजाक में बात की थी, एंड आई बिलीव दैट इरशाद नहीं नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं ओन करता हूं सर, मैं ओन करता हूं, और मैं ओन करता हूं। और यकीन करें बड़े भाई, आपको पता है आपके साथ जो मेरा ताल्लुक है, तो वो मुझे लगा शायद मुझसे कोई मजाक में ज्यादती तो नहीं होगी, इस वजह से मैं आपसे माजरत यकीन करें ये नून लीग भी मेरी पार्टी है, पीपल्स पार्टी भी मेरी पार्टी है, इमरान खान तरीके साहब भी मेरी पार्टी। अगर मुझे आप हार की ताज़ियत करते तो मैं वो भी कबूल कर लेता, लेकिन हमारा और सर हम तो सबको हम इन सबको अपनी पार्टियां समझते हैं और हस्बे ज़रूरत इनकी तारीफ और तनकीद भी करते हैं, लेकिन ये हम सबको अपना नहीं समझते हैं। ये समझते हैं कि फलाना फलाने का, और कुछ लोग वैसे हैं भी, बट ये सब सारे एक जैसे नहीं है। कुछ लोगों ने पक्की लाइनें भी ली हुई हैं, ये बात भी दुरुस्त है। अफनानुल्लाह साहब आपकी तरफ आते हैं। इरशाद भट्टी साहब ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने कहा अगर यही कुछ होना था, इतना बैडली आपने प्ले करना था। देखें इमरान खान कितना स्मार्टली प्ले कर गया है। आपने अगर इतना बैडली प्ले करना था तो तहरीक अदम एतमाद लेकर क्यों आए थे अफनान साहब? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए तहरीक अदम एतमाद हम इसलिए लेके आए थे क्योंकि एक इंसान इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम ला के, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बिसात लपेट के, मीडिया का गला दबा के, और जो है वो अपनी जो है वो सल्तनत इमरानिया बनाना चाहता था। उसको रोकने के लिए जो हम लेके आए थे। और जो है वो ओरिजिनल हमारा प्लान ये ज़रूर था कि हम फ़ौरन इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन जब हम आए तो हमें पता चला कि पौने 4 साल जो इस मुल्क में तबाह बर्बादी की गई है, अगर हमने इलेक्शन में गए तो IMF प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं करेगा और उसकी वजह से मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता था, तो इसलिए हमें कंटिन्यू करना पड़ गया। ये क्या कहते हैं टोटल बात है। और जो लोग जिनको हाउस ऑफ शरीफ नज़र आ रहा है, उनको सल्तनत इमरानिया आज तक नज़र नहीं आई कि इमरान खान का पूरा ख़ानदान जो है वो मज़े लेता रहा इक़्तिदार के, वो नज़र नहीं आया। क्या कहते हैं कि मानिका, हाउस ऑफ मानिका जो छा गया, क्या कहते हैं पंजाब में, वो नज़र नहीं आया। तो मैं मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भट्टी साहब की खिदमात है PTI के लिए, वो शायद ही किसी और की हो। जो इन्होंने उनका नैरेटिव भेजा है, ऐसे ना कहें आप, प्लीज ऐसे ना कहें। मैं अभी थोड़ी देर पहले इरशाद भट्टी साहब के हवाले से जो अपनी बात कर चुका हूं, मैं अपने शो में अलाउ नहीं करूंगा कि आप इरशाद भट्टी साहब को इस तरह से टैग करें। मैं बहुत सारे साफियों के नाम ले सकता हूँ अफनान साहब जिनकी खिदमत हैं आपके लिए, बट आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट वांट टू गो देयर। अफनान साहब आप इस तरह से मेरे गेस्ट के बारे में बात नहीं कर सकते मेरे शो में। इरशाद भट्टी मेरे गेस्ट हैं, मैं इस तरह से नहीं बिल्कुल भी एक्सेप्ट करूंगा। उन्होंने इमरान खान पे बहुत तनकीद की है। आपके शो में अगर वो बैठ के हाउस ऑफ शरीफ की बात कर रहे हैं, उसमें तो आप उनको नहीं रोक रहे। तो अब मैं अपना तजिया करूंगा तो मैं आगे से जवाब की बात कर रहे हैं, तो फिर हाउस ऑफ मानिका भी तो है। अगर वो बात कर रहे हैं तो जो बात उन्होंने हाउस ऑफ शरीफ के बारे में की, अगर वो गलत है आप उसका जवाब देना। अगर उन्होंने कोई गलत बात की आप उसका जवाब दें, आप उनके ऊपर पर्सनल अटैक तो ना करें। तो हाउस ऑफ मानिका नहीं है क्या? हाउस ऑफ मानिका नहीं है क्या? सल्तनत इमरानिया नहीं है? तो क्या भट्टी साहब ने उस बारे में बात नहीं की? मेरे शो में कई दफा DPO पाकपतन के बारे में बात की है उन्होंने।
Several times he's talked about DPO Pakistan मेरे शो में किया है, मैं शायद उस बात अभी शायद अफनान साहब ने सुना नहीं है। अभी मैंने बात ही वहीं से शुरू की है कि पाक पतन के मानिका, बुज़तौसा के बुज़दार और एसएम जलील गुज्जर, अभी बात ही हमने यहाँ से शुरू की है। शायद वो लेट आए हैं। और दूसरी बात है, कहने दे उनको, मुझे कहने दे। मुझे बड़ा फख्र है कि जो मैं कर रहा हूँ, और मैं जिसकी पार्टी को भी टो कर रहा हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट। आई एम प्राउड पाकिस्तानी, और अफनान साहब की राय का एहतराम करता हूँ मैं। मुझे कोई हर्ज नहीं है साहब को छोड़ दें ये कि कोई मुझ पे तनकीद करता है। इधर आ जाए मेरी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अफनान साहब, जो मैं अच्छा समझता रहूँगा, आगे बढ़ते हैं। हम पे तनकीद कितनी मर्जी की जाए, हम किसी पे तनकीद भी नहीं कर सकते। ये क्या मतलब है? सर, आप तनकीद बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप पर्सनल अटैक्स तो ना करें। अगर हम बात आप पर्सनल अटैक्स तो ना करें। आप पे आपकी सियासत पे अगर तनकीद होगी तो आप किसी की जात पे तनकीद तो नहीं कर सकते ना। सियासत आपके जाती तौर पे क्या तनकीद जो है ना, वो सच की तलाश है। वो आप लाइन टो नहीं कर सकते किसी एक पार्टी की। आप सच बोले यहाँ और सियासत जो है ना, वो ऐन इबादत है, पैगंबराना पेशा है सियासत। तो इससे पहले कि आप मुझे सहाफत पे लेक्चर दें, मैं बहुत सारा लेक्चर आपको सियासत पे दे सकता हूं, बट लेट्स नॉट गो देयर। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि शेख रशीद साहब, आप अकेले रास्ते नहीं है ना। मुझे पता है आप बड़ा लेक्चर दे सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं ना आपको लेक्चर देना चाहता हूँ, ना आपसे लेक्चर लेना चाहता हूँ फिलहाल। अफनानुल्लाह साहब, आई हैव क्रॉस दैट स्टेज। मैं इस तरह की फजूल लड़ाइयों में नहीं डलता। लेट्स टॉक समथिंग प्रोडक्टिव। मुझे ये बताएं कि शेख रशीद, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना सर। आप अपनी लाइन, आप अपनी बात, आप सवाल पूछे, मुझे जवाब देने दे। आप बीच में मुझे बार बार टोकेंगे तो मैं क्या जवाब पूछ सकता हूँ? सवाल पूछने लगा हूँ। शेख रशीद साहब ने जो कहा है कि शहबाज साहब जो हैं उनके हवाले से, और बल्कि सुनवा दें कि शेख साहब ने क्या कहा है। शहबाज शरीफ अब CDA का वजीर आजम रह गया है। अब आम इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें कौमी असम्बली को इंतखाबात की तरफ ले जाना है। ये लेबॉर्ट्री टेस्ट था जिसमें कौम ने इमरान खान के हक में फैसला दे दिया। जी, अब जवाब दे दे इस बात का, आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, अब नहीं जा रहे हैं? देखिए, हम अभी आम इंतखाबात की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे। हम जो है वो IMF प्रोग्राम के अंदर जो है वो पाकिस्तान को, हमने नेक्स्ट मंथ उसका जो है वो बोर्ड लेवल एग्रीमेंट होना है। उसके बाद इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। उसके बाद हम ज़रूर सोच सकते हैं अगले आने वाले चंद माह में कि क्या स्ट्रेटजी की जाए, लेकिन कोई फौरी इस तरह का कोई काम नहीं है। और शेख रशीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख के एक मायानाज लोटे हैं। इन्होंने ये टेस्ट ट्यूब दूसरों को बोल रहे हैं, इन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी जहाँ पे ये जो है ना गए हों। और ये इस तरह के सियासतदानों की वजह से ये मुल्क तबाह बर्बादी की तरफ आया है। ये आगे बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपनी कोई सियासत है नहीं, दूसरों को क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलें आपकी राय आ गई। सलीम बुखारी साहब, ये जो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वाले से, एक तो यासद उमर का भी मैंने शॉर्ट चलवाया थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा ज़रूरत होने अब जनरल इलेक्शंस की। शेख रशीद भी यही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई जिस सिचुएशन में इस वक्त PMLN खड़ी है, मतलब कि वो वोट को इज्जत दो का एक नैरेटिव था, वो भी लूज़ हो गया। इमरान खान की ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर जितने गैर मकबूल वो हुए थे, उस पर भी पानी फिर गया, क्योंकि उसके बाद बैरूनी साजिश का नैरेटिव उनका परवान चढ़ गया। तो अब जहाँ पर PMLN खड़ी है, बजाय इसके कि साल एक और सख्त फैसले करे, हुकूमत करे, इज देयर अ चांस कि ज़्यादा गैर मकबूल हो जाए? उससे बेहतर नहीं है जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाए? जी, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता ये कि इतनी जल्दी PMLN और उनके एलाइज की जो हुकूमत है वो हुकूमत छोड़ के भाग जाएंगे। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। मुझे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट याद हैं शहबाज शरीफ साहब के भी और बाकी एलाइज पार्टी के हेड्स के भी, कि हम ये 14 महीने का टाइम जो है वो पूरा करेंगे। इसके जाने का एक ही सूरत है, और वो मुझे लगता है कि बहुत लाइकलीहुड है वो। भट्टी साहब साथ है हमारे, आप भी खुद नज़र रखते हैं, मेरी इस बात को ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। मेरा ख्याल ये है कि वन फाइन मॉर्निंग हमें पता चलेगा कि चूँकि PTI के इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए हैं, लिहाजा इमरान खान साहब विल बार्ज इन अ नेशनल असम्बली सेशन एंड से कि जनाब हेर हुई यार। 155 बंदे उनके पास मौजूद हैं। एलाइज सारे हुकूमत से तंग हैं। MQM के अलहजा आप देख रहे हैं। बेंगल साहब पहले से अलहदा होकर बैठे हुए हैं। बाप शिकायत कर चुकी है कि हमारे काम नहीं हो रहे। वो एलाइज सारे आके मिल जाएंगे, जो हमेशा होता है, पहली दफ़ा नहीं है। MQM ने मेरा ख्याल है कोई 9 पार्टियाँ ज्वाइन की हैं इसी तरह। बेंगल साहब का भी कोई बहुत ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड आला नहीं है। तो ये एलाइज मिल जाएंगे और
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहेंगे चीफ मिनिस्टर साहब को, और फिर वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर जो है, चाहे मुख्तर अरसे के लिए बने। 2-3 काम उनको करने हैं। एक तो ये कि उनको जो नैब का लॉ पास हुआ है, जो इलेक्शन रूल्स की अमेंडमेंट्स हुई हैं, उन सबको वो अंडू करेंगे, और फिर वो बजाते खुद नया आर्मी चीफ मुकर्रर करके फिर जनरल इलेक्शन कॉल कर देंगे अक्टूबर और नवंबर के लिए। मुझे ये लाइकली सिनारियो लग रहा है। इसके अलावा अगर आप ये तवक्को कर रहे हैं कि वन फाइन मॉर्निंग ये शहबाज शरीफ साहब कहेंगे भाई मेरे तो बस की गल नहीं है, तो आओ करो करी चलिए, ये आप ये कह रहे हैं बुखारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब नवंबर की तकर्री का इंतज़ार करेंगे, वो तकर्री होगी और उसके बाद फिर इलेक्शंस कॉल हो जाएंगे, ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये तो उनकी ख्वाहिश हो सकती है। मैंने ये कहा इमरान खान साहब पहले आ जाएंगे, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहेंगे, उसमें नाकाम हो जाएगी सिटिंग गवर्नमेंट जो है, वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो खुद दोनों कवानीन को अंडू करेंगे, वो खुद तकर्रर करेंगे नए आर्मी चीफ का, और फिर इलेक्शन में जाएंगे। ओके। और आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी अभी? नहीं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो आपको जो सिनारियो दे रहा हूँ वो तो इसी ये मतलब है कि अगले 1 महीने 2 महीने में होने वाला है। सही है। भट्टी साहब, आपका क्या ख्याल है? शायद मैं अपनी बात नहीं समझा पाया आपको। पीटीआई के 155 बंदों में से किसी एक का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। हु कैन स्टॉप देम कमिंग टू द असेंबली सर? विद पंजाब गवर्नमेंट बीइंग देयर, विद केपीके बीइंग देयर, तो फिर मुझे आप ये बताइए ना, कौन रोकेगा उनको? ठीक हो गया जी। भट्टी साहब, योर ओपिनियन ऑन दिस, आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी? देखें सर, एक बात तो ये है कि जन्नत सब जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान साहब केपी असम्बली तोड़ दें, पंजाब असम्बली तोड़ दें, और अगर वो क्या कहते हैं, तो क्या इलेक्शन नहीं होंगे? हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। फिर किस तरह ये इतने इलेक्शन वन टाइम करवाएंगे? मिसाल के तौर पे अगर शहबाज शरीफ जो अब 24 किलोमीटर के वज़ीर आज़म है 18वीं तरमीम के बाद, ये अगर इलेक्शन की तरफ ये अगर वो असम्बली से चले जाएं, उधर से तोड़ दें असम्बली, ये तीनों इत्तेहाद कर लें, तो क्या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मौलाना साहब जरदारी साहब नहीं चाहते कि ये हों। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अपने गढ़ और घर में हारने के बाद इस वक्त ये इलेक्शन इनको सूट नहीं करेगा। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस 3 माह की कारकर्दगी के बाद इलेक्शन सूट नहीं करेगा। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इमरान खान की इस मकबूलियत के बाद इलेक्शन में जाना, जिस तरह उन्होंने इस तरह लाहौर में 3 सीटें जीत ली हैं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी नवंबर की तकर्री बाकी है। बाकी ठीक हो गया भट्टी साहब, अगर आपके पास टाइम है तो मैं टाइम खत्म हो गया। एक और बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वक्त खत्म। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, सलीम बुखारी साहब, अफनानुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास। मेरे साथ हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस वक्त, पंजाब हुकूमत कभी इधर कभी उधर, कभी इसके पास कभी उसके पास। अब मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के सबब 253 कंपनियों के हिस्से की कीमतें गिर गई हैं। सरकारों को 98 अरब 68 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा है, और डॉलर आज एक दिन में 4.25 रुपए महंगा हुआ है। तो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसका खमियाजा हमारी मईशत को भुगतना पड़ रहा है, और आगे भुगतना पड़ेगा आपके ख्याल में मज़ीद? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज का मामला इतना संगीन नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान में इस सूरत हाल संगीन है कि हमारे रिजर्व्स गिर रहे हैं, हमारे रुपए की कदर गिर रही है, हमारा तिजारती खसारा बढ़ रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, सियासी बेचैनी बढ़ रही है, IMF हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, और हुकूमत जो है वो अपने अवाम के साथ और मईशत के साथ खिलवाड़ कर रही है। और अब ये वाज़ेह हो गया है कि IMF के साथ पैसा मिलने के बाद भी जो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि दोस्त मुल्कों से मिलने के बाद रुपए की कदर में इस्तेहकाम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि स्टेट बैंक जो कुछ मामला तय कर रहा है वो हुकूमत को पता नहीं है, वो डायरेक्ट IMF के साथ कर रहा है। इमरान खान साहब उनको खुद मुख्तारी दे के चले गए थे। हालांकि माजी में कई ऐसी मिसालें थीं कि हुकूमत और स्टेट बैंक अगर चाहते तो रुपए की कदर को गिरने से रोक सकते थे, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ा सकते थे, और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के बाद महंगी शरह सूद पर 13% में बढ़ा लेते। फिर IMF के पास जाके मजबूत बुनियादों पर बात करते, इस यकीन के साथ कि हमें हर कीमत पर उनकी हर शर्त माननी है, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं था। लेकिन स्टेट बैंक ने कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने मनी चेंजर्स को
बुला के बात नहीं की कि आप रुपए की कदर को जो है वो गिरने से रोकें, सट्टेबाजी को बंद करें, जो माजी में करते रहे थे। स्टेट बैंक माजी में कर्जे बैंकों से और इन्वेस्टर से लाते रहा था, वो उसने हाथ खींच लिया। क्या उसके मामला थे स्टेट बैंक से, IMF से, हमें नहीं पता। खुद मुख्तारी दी जा चुकी थी। वफाकी हुकूमत में जो वजीर खजाना थे उनको कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। हालांकि अगर वो चाहते तो खुद भी मनी चेंजर से बात कर सकते थे, मगर वो शायद डर रहे थे कि IMF कहेगा जी आप तो मुदाखलत कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, माजी में मुतअद्दिद मरतबा रोका गया था रुपए की कदर को गिरने से, जिससे महंगाई और मईशत आ रही है। ये जो खिलवाड़ इस वक्त हुआ है और आपके हुकूमत खामोश तमाशाई बैठी रही, डरते थे कि इंटरफेरेंस का इल्ज़ाम ना आ जाए। स्टेट बैंक हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उन्हीं का आदमी एक्टिंग गवर्नर बैठा हुआ है। तो इस वक्त कुछ हुकूमत को पता नहीं है क्या हो रहा है और IMF खिलवाड़ कर रहा है। शायद न्यू ग्रेड गेम का जो मकसद है वो भी खिलवाड़ कर रहा है। जी ठीक है, आप ये फरमा रहे हैं कि IMF खिलवाड़ कर रहा है। मैं ये देख रहा था IMF का स्टेटमेंट है आज का कि किसी भी हुकूमत से, पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, और इंटरम गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं। मतलब IMF इस हद तक पाकिस्तान की सियासत पर नज़र रखे हुए हैं, उन्हें नज़र आ रहा है पंजाब में क्या हुआ है, वफाक में पहले क्या हुआ है, आगे क्या हो सकता है। एंड दे पास्ड अ स्टेटमेंट कि हम किसी भी हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इंटरम गवर्नमेंट भी हो सकती है तो उससे भी मुज़ाकरात कर लेंगे। मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, बिल्कुल वाज़ेह बात है कि तमाम शराइत वो तस्लीम करा चुके हैं, इम्प्लीमेंट करा चुके हैं, पार्लियामेंट से मंजूर करा चुके हैं, बजट में शामिल करा चुके थे। अब देयर इज नथिंग रिमेन्स कि वो उसे बैकआउट करें। और वैसे भी आपको पता है कि अगस्त के तीसरे हफ्ते से पहले तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो है, चूँकि शराइत सारी तय हो चुकी हैं, पार्लियामेंट मान चुकी है ना। जो कुछ उन्होंने किया, 1000 अरब से ज़्यादा के टैक्सेस लगा दिए, रुपए की कदर गिरा दी, बिजली के नर्ख जो है वो गिरा दिए, सब कुछ तो हो चुका है। अब क्या उनके पास जवाब रह गया है कि वो कहें कि जी हम उनसे बात नहीं करेंगे। जो कुछ कहने की बात है वो ये है कि उन्होंने माजी में कहा कि हम आपके वादों पे एतबार नहीं करते, आपके तहरीरी कमिटमेंट पे एतबार नहीं करते, हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी पे एतबार नहीं करते। इससे ज़्यादा वो कैसे क्या किसी बड़ी ताकत को, जैसे हमारे जैसे मुल्क को जलील करेंगे। वो ये कहते हैं जी आप करके दिखाएं, पार्लियामेंट से अप्रूवल ला के दिखाएं, आप इस पर अमल दरामद करा के दिखाएं। इस तरह से कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में या दुनिया की किसी हिस्ट्री में किसी मुल्क के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं किया गया, जिसमें हमारी अपनी नाअहली को 100% दखल है। मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं पूछना चाहता हूँ हमारे वज़ीर ख़जाना से कि जब वो ये कहा करते थे कि जो मई में सारा मामला तय हो जाएगा, तो जून का जो उनका बजट था वो IMF के जो उन्होंने शराइत तय की थी उसके खिलाफ क्यों बनाया, वो किसके कहने पे अमल कर रहे थे। ये बहुत सारे पुरस्रार मिस्टीरियस सवालात हैं जिनको, इसलिए कि इसका इम्पैक्ट आज नहीं, अब इसका इम्पैक्ट 5 से 7 साल आपको नज़र आएगा मईशत पर मनफी असरात। तो इसको इतनी आसानी से क्लोज करना मुनासिब नहीं होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जाते जाते स्टेट हुकूमत को, IMF को एक एग्रीमेंट दे गए थे जो आइन के खिलाफ था। ठीक हो गया, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। I have to close the segment. over for the segment. Thank you very much for joining us. अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि सियासत किस करवट बैठती है और उसके बाद यकीनी तौर पे मईशत पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और मईशत एक ऐसी चीज़ है जिसको संभाला देना बहुत ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू बी another Sri Lanka, and inshallah it will not go down that road. अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ताला बेहतरीन करे। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।